मुगलिया सल्तनत का दरबार उस दिन एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े हुए था, जिसमें न्याय की तलवार हवा में लटकी महसूस हो रही थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी उलझन थी जो उन्हें कम ही विचलित करती थी। उनके ठीक सामने एक धनी व्यापारी, सेठ हीरानंद, जमीन पर लगभग लेटा हुआ था। उसके कपड़े सुनहरे जरी के थे, पर चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। बीरबल हमेशा की तरह एक किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखें सेठ के हाव भाव और उसके पीछे खड़े सामान्य दिखने वाले मुनीम माधव को बारीकी से पढ़ रही थीं। सेठ हीरानंद ने कांपते स्वर में अपनी बात दोबारा दोहराई, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा, अपराध अभी हुआ नहीं है, पर वह होगा। मुझे भविष्य दिख रहा है, और वह भविष्य मेरे विनाश का है। यह मुनीम माधव मुझे नष्ट कर देगा और मेरी सारी संपत्ति ले भागेगा। अकबर ने धैर्य से पूछा, सेठ, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी घटना के हम किसी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? न्याय कर्म के आधार पर होता है, मात्र शंका के आधार पर नहीं। शंका नहीं है जहांपना, यह निश्चितता है। हीरानंद चीखा। उसने अपनी कुर्ती के अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, जो दिखने में एक ज्योतिषीय गणना लगती थी। मैंने 3 अलग अलग ज्योतिषियों से सलाह ली है। तीनों का कहना है कि इसी पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरा होगा, मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा मेरे व्यापार के सबसे बड़े रहस्य चुराए जाएंगे और मुझे दिवालिया कर दिया जाएगा। और वह व्यक्ति माधव ही है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसा मुकदमा था? एक ऐसा मुकदमा जिसमें फैसला समय से पहले मांगा जा रहा था। एक ऐसा अपराध जो अभी केवल ग्रहों की चाल में दर्ज था। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, यदि भविष्यवाणियों पर न्याय होने लगे तो कारागारों में उन लोगों की भीड़ हो जाएगी जिन्होंने अभी केवल चोरी करने का सोचा है, पर किया नहीं। सेठ हीरानंद तिलमिला उठा। बीरबल जी, आप हमेशा बुद्धि की बात करते हैं, पर इस बार मामला बुद्धि से परे है। मैंने माधव को अपने बेटे से ज्यादा माना है, उसे सारे खाते और मेरी संपत्ति के गुप्त दरवाजे दिखाए हैं। मैं जानता हूं, वह जानता है कि मेरे व्यापार का असल सोना कहाँ छिपा है, वह पन्ना खाता भी जो मेरी पुश्तैनी संपत्ति का सार है। वह खाता भी अगर गलत हाथों में चली गई तो सल्तनत के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। माधव, जो अभी तक शांत खड़ा था, धीरे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर निराशा या भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। सेठ जी, यदि आपकी शंका इतनी गहरी है तो आप मुझे अभी बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? मैं स्वेच्छा से आज ही आपका घर छोड़ दूंगा। नहीं, हीरानंद दहाड़ा। यह आपकी चाल है। आप बाहर जाकर प्रमाण जुटाएंगे और तब तक वह पूर्णिमा आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि पूर्णिमा से पहले ही फैसला हो जाए। माधव को कारागार में डाल दिया जाए ताकि वह मेरे विनाश के मंसूबों को अंजाम न दे पाए। यह एक समय से पहले दिया गया फैसला होगा, पर मेरी जान बचाने के लिए जरूरी है। अकबर ने माथे पर हाथ फेरा। न्याय की इस पहेली ने उन्हें विचलित कर दिया था। यदि हीरानंद की बात सच निकली तो एक बड़े व्यापारी का पतन सल्तनत के लिए बुरा होगा। यदि वह झूठ बोल रहा था तो एक निर्दोष व्यक्ति को कैद करना न्याय का उल्लंघन था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला न तो अतीत का है न वर्तमान का, यह भविष्य का न्याय है। तुम्हें इस पर विचार करना होगा। मेरे पास 7 दिन हैं। 7वें दिन पूर्णिमा है। यदि 7 दिन में तुम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि माधव निर्दोष है, या यह सिद्ध नहीं कर सकते कि हीरानंद का डर निराधार है, तो मुझे अनिच्छा से ही सही हीरानंद की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मुझे 7 दिन दीजिए। मैं केवल सत्य पर नहीं,
बल्कि उस सत्य के मूल कारण पर विचार करूंगा। बीरबल ने अपना काम सेठ हीरानंद के विशाल घर से शुरू किया। यह घर भव्यता और रहस्य का मिश्रण था। हीरानंद ने उन्हें हर कोने में ले जाकर दिखाया कि कैसे उसने माधव पर आंख बंद करके भरोसा किया था। देखिए बीरबल जी, यह कोठरी जहां मैंने अपनी सबसे कीमती चीजें रखी हैं, इसकी चाबी केवल मेरे पास और माधव के पास होती थी। वह जानता है कि पन्ना खाता भी कहाँ है। वह कोठरी के पीछे की गुप्त सुरंग भी जानता है, जिसका उपयोग आपातकाल में संपत्ति निकालने के लिए किया जाता है। बीरबल ने वह कोठरी देखी। यह साधारण थी, पर उसमें रखी खाताभियों की परतें वर्षों के कारोबार की कहानी कह रही थीं। बीरबल ने पन्ना खाताभी के बारे में पूछा। हीरानंद ने फुसफुसाते हुए कहा, वह यहाँ नहीं है। वह मेरी निजी तिजोरी में है, जो एक ऐसे स्थान पर है जहां केवल मेरी परछाई जा सकती है। पर माधव को उस तिजोरी के खुलने का विशेष अनुक्रम पता है, एक पुरानी पहेली जो केवल मेरे परिवार के सदस्यों को पता होनी चाहिए थी। मैंने उसे सब सिखाया। बीरबल ने सेठ के चेहरे पर गौर किया। डर था, हाँ, पर डर के साथ एक विचित्र प्रकार का पश्चाताप भी था, जैसे सेठ किसी पुराने पाप को छिपा रहा हो। बीरबल ने तय किया कि मामला केवल भविष्य की चोरी का नहीं है, बल्कि अतीत के किसी गहरे विश्वासघात का बदला है, जिसे हीरानंद भविष्य के खतरे के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। अगले दिन बीरबल ने माधव को बुलाया। माधव अकेला था, आंखों में कोई छल नहीं, केवल एक स्थिर उदासी। माधव, बीरबल ने सादगी से पूछा, क्या सेठ हीरानंद ने तुम्हें सचमुच इतना प्यार दिया है? माधव ने गहरी सांस ली। बहुत ज्यादा, सरकार। उन्होंने मुझे अनाथालय से उठाया, शिक्षा दी और अपना दाहिना हाथ बनाया। पर पिछले 6 महीनों से वह बदल गए हैं। उनके व्यवहार में अचानक भय और शक आ गया है। और क्या तुम उन्हें धोखा देने की योजना बना रहे हो? बीरबल ने सीधे पूछा। माधव की आंखों में क्षण भर के लिए एक तीव्र, जलता हुआ भाव आया, फिर तुरंत बुझ गया। नहीं, सरकार। कम से कम उस तरह से नहीं, जिस तरह वह सोचते हैं। यानी तुम किसी और तरह से धोखा दे रहे हो? बीरबल ने जोर दिया। माधव चुप रहा। उसकी चुप्पी एक स्वीकृति थी, पर किस बात की स्वीकृति? बीरबल ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने ज्योतिष की भविष्यवाणी पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्णिमा, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, पन्ना खाताभी। माधव, क्या तुम पन्ना खाताभी के बारे में कुछ जानते हो? माधव ने पहली बार गर्दन झुकाई। वह खाताभी सामान्य नहीं है, सरकार। वह सेठ के व्यापार का मूल आधार है, पर उसमें एक चीज छिपी है जो सेठ हीरानंद की पहचान को खत्म कर सकती है। क्या? मैं नहीं बता सकता, सरकार। यह बताना सेठ जी को तुरंत बर्बाद कर देगा, और मेरा इरादा उन्हें बर्बाद करना नहीं, बल्कि न्याय प्राप्त करना है। बीरबल समझ गए। माधव का उद्देश्य सेठ को नष्ट करना नहीं, बल्कि उससे कुछ छीनना था, कुछ ऐसा जो उसका अधिकार था। यह चोरी नहीं, बल्कि प्रतिशोध की कार्रवाई थी, जो बीरबल को अब और ज्यादा उलझा रही थी। बीरबल ने हीरानंद के घर के सबसे पुराने सेवक को ढूंढने का फैसला किया। वहां एक वृद्ध स्त्री थी, जिसका नाम ज़ीबा था। वह लगभग 60 वर्षों से उस हवेली की सेवा कर रही थी, और उसके पास न केवल दीवारों के, बल्कि हीरानंद के दिल के भी गहरे राज थे। बीरबल ने ज़ीबा को अलग से बुलाया। वह स्त्री काफी डरी हुई थी, पर जब बीरबल ने उसे बादशाह के न्याय का हवाला दिया, तो वह धीरे धीरे टूटी। ज़ीबा, मुझे बताओ, सेठ हीरानंद ने अपना यह सारा वैभव कैसे प्राप्त किया? क्या कोई पुरानी बात है, कोई समझौता? ज़ीबा ने चारों ओर देखा, जैसे डर रही हो कि हवा भी उसे सुन लेगी।
हुजूर, सेठ जी का उदय अचानक हुआ था। 30 साल पहले यह हवेली सेठ हीरानंद के चाचा की थी, जिनका नाम नवरंग दास था। नवरंग दास बड़े धार्मिक और सीधे सादे व्यापारी थे। हीरानंद उनके यहाँ मुनीम का काम करता था, ठीक वैसे ही जैसे माधव अब हीरानंद के यहाँ करता है। फिर क्या हुआ? एक रात नवरंग दास की अचानक मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि हृदय गति रुक गई। उनकी मृत्यु के बाद नवरंग दास के व्यापार के सभी गुप्त कागजात गायब हो गए और एकाएक हीरानंद मालिक बन गया। उसने दावा किया कि नवरंग दास ने उसे वारिस बनाया था। बीरबल की भौहें तन गईं। और नवरंग दास का कोई परिवार? हाँ, उनका एक छोटा बेटा था, केवल कुछ महीनों का। वह बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हीरानंद ने कहा कि बच्चे को गांव के किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया गया था, पर किसी ने उसे फिर नहीं देखा। यह कहानी एक नया आयाम दे रही थी। यह केवल भविष्य की चोरी नहीं थी, बल्कि अतीत के हत्यारे को बेनकाब करने का प्रयास हो सकता था। बीरबल ने वापस हवेली का दौरा किया और इस बार उनका ध्यान गुप्त तिजोरी पर गया। हीरानंद ने दावा किया था कि वह तिजोरी केवल परिवार के सदस्यों को पता एक पहेली से खुलती है। माधव ने बीरबल को बताया था कि सेठ ने उसे वह पहेली सिखाई थी। क्यों? कोई भी समझदार व्यापारी अपनी सबसे बड़ी पूंजी की चाबी किसी अजनबी को क्यों देगा, जब तक कि वह अजनबी न हो। बीरबल ने माधव और नवरंग दास के बेटे के गायब होने की तारीखों का मिलान किया। माधव अनाथालय में उसी वर्ष पाया गया था जब नवरंग दास का बेटा गायब हुआ था। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता था। बीरबल तुरंत समझ गए, माधव ही नवरंग दास का बेटा था, जिसे हीरानंद ने किसी तरह जिंदा रखा या जिसे बाद में वह अनजाने में वापस अपने पास ले आया। हीरानंद ने माधव को इसलिए अपने पास रखा क्योंकि वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, और शायद उसे पता नहीं था कि माधव ही असली वारिस है। पर बाद में जब उसने माधव को तिजोरी की पहेली सिखाई, तभी माधव को अपने अतीत का कोई सुराग मिला होगा। बीरबल ने फिर माधव को बुलाया। इस बार उन्होंने सीधे सवाल दागे। माधव, तुम नवरंग दास के बेटे हो, है न? माधव का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलक भी नहीं झपकाई। यह एक गंभीर आरोप है, सरकार। आरोप नहीं, सत्य। तुम्हें अपने पिता की संपत्ति के बारे में कैसे पता चला? माधव ने धीरे से कहा, जब सेठ जी ने मुझे वह पहेली सिखाई जो तिजोरी खोलती है, तो मेरे मन में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वह पहेली मेरी माँ की लोरियों से मिलती थी, जो मुझे अनाथालय में याद थीं। मैंने जांच शुरू की, पुराने कागजात ढूंढे और जीबा बूढ़ी से इशारों में बात की। मुझे पता चला कि सेठ हीरानंद ने मेरे पिता को जहर दिया था और संपत्ति हथिया ली थी। पन्ना खाता भी केवल एक वित्तीय रिकॉर्ड नहीं है। उसके अंतिम पन्ने पर मेरे पिता ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक संदेश लिखा था, जिसमें हीरानंद के विश्वासघात का जिक्र है। तो पूर्णिमा को तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम वह खाता भी चुराने वाले थे? नहीं, मैं उसे चुरा नहीं सकता। वह मेरे पास कानूनी रूप से होनी चाहिए। पर मैं उसे पूर्णिमा की रात सार्वजनिक करने वाला था। पूर्णिमा की रात इसलिए क्योंकि उसी रात 30 साल पहले मेरे पिता का निधन हुआ था। यह प्रतीकात्मक था। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। हीरानंद ने अपनी अतीत की चोरी को छिपाने के लिए समय से पहले दिए गए फैसले की मांग की थी। वह जानता था कि माधव को सच्चाई पता चल गई है और पूर्णिमा की रात माधव सबूत पेश करके हीरानंद को बर्बाद कर देगा। हीरानंद चाहता था कि माधव को 7 दिन पहले ही कैद कर लिया जाए ताकि वह सबूत सार्वजनिक न कर सके। बीरबल ने अकबर के पास जाने से पहले एक और चाल चली।
उन्होंने सेठ हीरानंद को संदेश भिजवाया कि वह माधव को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर उन्हें एक बात खटक रही है, वह पन्ना खाता भी। सेठ जी को बताओ, बीरबल ने अपने सेवक से कहा कि मुझे डर है कि माधव ने हो सकता है किसी को उस खाता भी की गुप्त लोकेशन बता दी हो। यदि माधव को कैद कर लिया गया और वह खाता भी फिर भी गायब हो गई तो सेठ जी की परेशानी बढ़ जाएगी। उन्हें अब और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। केवल 2 दिन बचे थे पूर्णिमा में और अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? क्या माधव का अपराध सिद्ध हुआ? जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैंने इस मामले में केवल भविष्य की चोरी की जांच नहीं की, बल्कि चोरी के इरादे के स्रोत की जांच की। और मुझे पता चला कि यह मामला भविष्य का कम और अतीत का ज्यादा है। बीरबल ने फिर बिना किसी लागलपेट के नवरंग दास की मृत्यु, हीरानंद का विश्वासघात और माधव के असली वंश का खुलासा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ हीरानंद, जो एक कोने में आत्मविश्वास से बैठा था, अब कांपने लगा। जहां पनाह, बीरबल ने जारी रखा, सेठ हीरानंद ने जिस अपराध को रोकने के लिए समय से पहले फैसला मांगा, वह अपराध वास्तव में न्याय की पुनर्स्थापना थी। माधव चोरी नहीं करना चाहता था, वह अपने पिता की विरासत और उनकी हत्या का सबूत सार्वजनिक करना चाहता था, जिसे हीरानंद ने पन्ना खाता भी में छिपा दिया था। तो हीरानंद अपराधी है? अकबर ने भारी आवाज में पूछा। हाँ जहांपनाह, और मैं आपको दिखाता हूं कि वह अपने अपराध को लेकर कितना डरा हुआ है। यह डर ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बीरबल ने आगे कहा, कल रात मैंने सेठ हीरानंद को गुप्त रूप से संदेश भिजवाया कि भले ही माधव को कैद कर लिया जाए, पर खाता भी की लोकेशन किसी और को पता चल गई है और वह जल्द ही हाथ से निकल जाएगी। मैंने सेठ जी से कहा कि उन्हें तुरंत तिजोरी की जगह बदलनी चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और इसका परिणाम? इसका परिणाम यह है, जहांपनाह, कि सेठ जी ने डर के मारे वही किया जो एक अपराधी करता है, वह अपने सबूत को नष्ट करना चाहता था। यदि वह निर्दोष होते और सिर्फ चोरी से डरते तो वह तिजोरी की सुरक्षा बढ़ाते, पर यदि उन्हें हत्या के सबूत के सार्वजनिक होने का डर होता तो वह सबूत को ही मिटा देते। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया, जिसने अपने हाथों में एक छोटा जला हुआ बक्सा रखा हुआ था। सेठ हीरानंद, आपके हवेली के पिछले बाग में कल रात एक गुप्त गड्ढे से यह बक्सा मिला है। यह वही बक्सा है जिसमें आप पन्ना खाता भी रखते थे। सेवक ने आपको इसे जलते हुए देखा और तुरंत मिट्टी डालकर आग बुझाई। यद्यपि पन्ने पूरी पर सबूत मौजूद है। बीरबल ने बक्सा खोला। अंदर कुछ जले हुए पन्ने के अवशेष थे। उनमें से एक अवशेष पर स्याही धुंधली होने के बावजूद कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। हीरानंद का धोखा। झर बेटा। सेठ हीरानंद का प्रतिरोध टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, हाँ, मैंने किया। मैंने माधव को कैद करने के लिए यह सब रचा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सच सामने आए। पूरे दरबार में एक गहरा निःश्वास गूंजा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ हीरानंद, तुम न्याय को छलने आए थे और समय से पहले फैसला चाहते थे। बीरबल ने तुम्हें वह फैसला दिया, पर यह फैसला तुम्हारे भविष्य के बचाव का नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत के दंड का है। उन्होंने माधव की ओर देखा। माधव, तुमने न्याय के लिए इंतजार किया और सही राह पर चले। तुम्हारी ईमानदारी के लिए और इस राज को संयम से रखने के लिए मैं तुम्हें सेठ हीरानंद की संपत्ति का वास्तविक वारिस घोषित करता हूं। हीरानंद को उसके किए की सजा मिलेगी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से एकांत में मुलाकात की। अकबर ने कहा, बीरबल, यह न्याय असाधारण था।
तुमने न केवल एक निर्दोष को बचाया बल्कि एक अतीत के अपराध को उजागर किया जिसका सबूत बरसों से छिपा हुआ था। पर तुमने समय से पहले फैसला कैसे दिया? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने समय से पहले फैसला नहीं दिया। मैंने बस भविष्य की संभावना का उपयोग अतीत के सत्य को वर्तमान में लाने के लिए किया। हीरानंद का डर उसकी भविष्यवाणी था और मैंने उस डर को ही उसका जाल बना दिया। मैंने उसके सामने एक ऐसी स्थिति रखी जहां चोरी का डर गौण हो गया और सबूत नष्ट करने की उसकी पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति मुख्य हो गई। तुम्हारी चतुराई अतुलनीय है, अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय को केवल कानून की पुस्तकों से नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहन समझ से भी मिलना चाहिए। हीरानंद ने सोचा कि वह समय से पहले एक निर्दोष को कैद करवाकर अपनी आत्मा को बचा लेगा। पर सत्य का बीज हमेशा समय की रेत के नीचे दबा रहता है और जब उसे सही पानी, शक और डर मिलता है तो वह उग आता है। पूर्णिमा की रात को माधव को अपने अधिकार मिलते, पर आज सूर्य की रोशनी में उसे उसका न्याय मिला। यही सबसे उत्तम फैसला था और इस प्रकार भविष्य के अपराध पर मांगा गया फैसला अतीत के विश्वासघात का पर्दाफाश बन गया, जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर मुगलिया दरबार में अमर कर दिया। स्वर्णधारा, हाँ, यही नाम था उस महानगर का जो समय के गलियारों में धन की गंध से सराबोर था, जहाँ प्रत्येक इमारत एक महत्वाकांक्षा का स्मारक थी और प्रत्येक नागरिक एक जटिल समीकरण का चर। यहाँ पत्थरों की भी कीमत थी और हवा में भी सिक्कों की एक बारीक निरंतर खनक गूंजा करती थी जो हृदय की धड़कन पर हावी हो चुकी थी। अर्णव उस नगर की विस्मृत आत्मा अपने पुस्तकालय की धूल भरी मेजों के बीच बैठा था, जिसकी खिड़की से बाहर चमकती दुनिया उसे एक भव्य किंतु खोखला छलावा मात्र लगती थी। वह इतिहास का मर्मज्ञ था, पुराने कागजों और टूटे बर्तनों में जीवन का सार ढूंढता था, जबकि स्वर्णधारा नए नोटों की चिकनी सतह पर फिसलती हुई प्रगति को पूछती थी। उसका पुस्तकालय कालजयी शहर के उस हिस्से में खड़ा था जिसे धनंजय सेठ ने अभी तक अपनी विशालाकाय कांच की इमारतों से निगला नहीं था, शायद इसलिए कि उसकी नींव इतनी पुरानी थी कि उसे खोदने में श्रम और समय दोनों ही अत्यधिक लगने वाले थे, और धनंजय सेठ को धीमा मुनाफा कभी पसंद नहीं आया। अर्णव की उंगलियां एक प्राचीन तांबे के पट्टे पर फिर रही थीं, जिस पर एक अस्पष्ट चित्र अंकित था, एक ऐसा सिक्का जो शायद कभी अस्तित्व में रहा ही नहीं। वह सिक्का, जिसे किंवदंतियों में सत्य मुद्रा कहा गया था, उसकी तलाश अर्णव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन चुकी थी, क्योंकि वह मानता था कि यदि इस युग के मिथ्या वैभव के बीच कोई एक वस्तु है जो अपनी पूर्ण प्रामाणिकता पर खड़ी है, तो वह सत्य मुद्रा ही होगी। उसके ठीक सामने मेज पर एक पुराना जीर्णशीर्ण नक्शा पड़ा था जो सोने के बारीक कणों से बना प्रतीत होता था, जिसका हर मोड़ किसी पहेली की ओर संकेत कर रहा था। नक्शे पर केवल 3 बिंदु स्पष्ट थे। पहला बिंदु विस्मृति का कगार जहां नदी शहर के कचरे से मिलती थी, दूसरा लोभ का शिखर जो धनंजय सेठ के अट्टालिका का उच्चतम कक्ष था, और तीसरा बिंदु एक अस्पष्ट वर्तुल था जो संभवतः उस स्थान को इंगित करता था जहां सत्यमुद्रा छिपाई गई थी। बाहर सड़कों पर नई गाड़ियों की गर्जना और मानव कोलाहल का एक अटूट संगीत था, लेकिन अर्णव के कानों में केवल उस तांबे के पट्टे की खामोश कहानी गूंज रही थी। उसने अपनी वर्षों की शोध में यह निष्कर्ष निकाला था कि सत्यमुद्रा किसी सम्राट का सिक्का नहीं था, बल्कि एक महान दार्शनिक द्वारा बनवाया गया था, जिसने धन की क्षणभंगुरता को चुनौती देने के लिए एक ऐसा धातु मिश्रण तैयार किया था जो समय के साथ अपनी चमक नहीं खोता था, और उस पर अंकित प्रतीक केवल उसी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता था जो लोभ के पर्दे से मुक्त हो। यह एक ऐसी कल्पना थी जो स्वर्णधारा की वास्तविकता के विरुद्ध एक मौन विद्रोह थी। अर्णव की इस निजी गुप्त यात्रा में उसकी एकमात्र विश्वासपात्र थी मीरा। मीरा, जो शहर की सबसे युवा और प्रतिभाशाली वास्तुकार थी
और विडंबना यह थी कि वह धनंजय सेठ के नवीनतम स्वप्न परियोजना में मुख्य डिजाइनर थी। मीरा का मन प्राचीन सौंदर्य और आधुनिक कार्यक्षमता के बीच झूलता रहता था। वह अर्णव के पुस्तकालय की शांति और धनंजय के कार्यालयों की तीखी चमक दोनों को समान रूप से जानती थी। वह अक्सर अर्णव से मिलने आती, अपनी महंगी रेशमी साड़ी और कीमती लैपटॉप को धूल भरे मेजों के बीच रखकर बैठती और फिर घंटों उन मिथकों पर बहस करती जो स्वर्णधारा की दीवारों में दबे थे। आप सत्यमुद्रा में इतनी आस्था क्यों रखते हैं, अर्णव, मीरा ने एक शाम पूछा था, जब खिड़की से डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पुस्तकालय की धूल को नचा रही थी। शायद वह केवल एक कहानी हो जिसे सेठ लोग अपनी नकली कलाकृतियों को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हों। अर्णव ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में सदियों पुरानी थकान थी। नहीं मीरा, नकली कलाकृतियां तो धनंजय सेठ की पहचान हैं, लेकिन सत्यमुद्रा अलग है। इसकी कहानी उस समय लिखी गई थी जब धातु को पिघलाकर केवल सत्ता नहीं बल्कि विचार गढ़े जाते थे। यह सच्चाई की वह पहचान है जिसे लोग भूल गए हैं। यदि वह सिक्का मिल गया तो स्वर्णधारा का सारा मिथ्या वैभव एक क्षण में ढह जाएगा। मीरा ने गहरी सांस ली। आप शायद नहीं जानते, लेकिन धनंजय सेठ को भी इस सत्यमुद्रा की तलाश है। लेकिन उनका उद्देश्य इसे पाना नहीं बल्कि इसे हमेशा के लिए दबा देना है। अफवाह है कि उन्होंने अपने संग्रह में हजारों जाली सिक्के रखे हैं, हर युग के, हर धातु के, और वे किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया केवल उनकी बनाई हुई सच्चाई को ही जाने। यह सुनकर अर्णव के चेहरे पर शिकन पड़ गई। धनंजय सेठ वह व्यक्ति जो खुद एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था था, जिसकी मुस्कान में सोने की चमक थी और जिसकी चुप्पी में बाजार की गिरावट। धनंजय ने हाल ही में कालजयी पुस्तकालय की जमीन खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिसका मूल्य अर्णव की 7 पीढ़ियों की कमाई से भी अधिक था, लेकिन अर्णव ने अस्वीकार कर दिया था। यह अस्वीकृति केवल संपत्ति का मामला नहीं थी, यह ज्ञान और पैसे के बीच, आत्मा और लोभ के बीच की लड़ाई थी। अगले सप्ताह धनंजय सेठ ने खुद अर्णव के पुस्तकालय का दौरा किया। यह मुलाकात हवा में तनाव और पुरानी चंदन की गंध से भरी थी। धनंजय ने सूट पहन रखा था जो इतना कीमती था कि ऐसा लगता था जैसे वह उसे छूने मात्र से गंदा हो जाएगा। अर्णव जी, धनंजय ने अपनी मखमली किंतु तीखी आवाज में कहा, आप इस पुराने कूड़े के ढेर में क्या कर रहे हैं? यह जगह खंडहर है। मैं आपको इतना धन दूंगा कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में अपनी शोध कर सकें। यह जमीन मुझे दे दीजिए। अर्णव ने अपनी कुर्सी से उठने की भी जहमत नहीं उठाई। सेठ जी, यह कूड़े का ढेर नहीं, इतिहास का गर्भ है, और ज्ञान को खरीदा नहीं जाता। यह जमीन मेरी नहीं, काल की धरोहर है। धनंजय मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो केवल विजय के लिए बनी थी। काल भी आज सिक्कों की खनक से चलता है अर्णव जी। हर चीज की एक कीमत है और हर कीमत पर एक सत्य है। मैं आपको जानता हूं, आप सत्यमुद्रा की तलाश में हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, वह केवल एक मिथ्या कल्पना है। यदि वह सच में होती तो मेरे खजाने में होती। उस दिन की मुलाकात ने अर्णव को एक नई दिशा दी। धनंजय सेठ का आत्मविश्वास मात्र घमंड नहीं था, यह सूचना पर आधारित था। इसका मतलब था कि सेठ को पता था कि अर्णव क्या ढूंढ रहा है, और शायद वह जानता था कि सिक्का कहाँ है, या कम से कम वह यह जानता था कि सिक्के को खोजने की प्रक्रिया में कैसे बाधा डाली जाए। अर्णव ने उस रात अपने शोध को नए सिरे से शुरू किया। उसे अब न केवल सत्यमुद्रा को खोजना था, बल्कि धनंजय के मिथ्या साम्राज्य के केंद्र को भी समझना था। नक्शे के दूसरे बिंदु, लोभ का शिखर, पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने मीरा से मदद मांगी।
मीरा पहले तो हिचकिचाई। धनंजय की परियोजनाएं उसका करियर थीं और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा, लेकिन वह अर्णव के आदर्शवाद से भी प्रभावित थी। उस सेठ का कार्यालय 50वीं मंजिल पर है, मीरा ने फुसफुसाते हुए बताया, जब वे एक प्राचीन भित्तिचित्र की नकल कर रहे थे। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मुझे पता है कि उनके निजी तहखानों में प्रवेश का एक गुप्त रास्ता है, जिसे मैंने खुद डिजाइन किया था, सौंदर्य के भ्रम के पीछे। मीरा ने समझाया कि धनंजय सेठ के दफ्तर में एक विशाल पुस्तकालय है, जो बाहर से प्राचीन दिखता है, लेकिन असल में वह एक स्वचालित अत्याधुनिक तिजोरी प्रणाली है। किताबों की प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट पासवर्ड है और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिथ्या स्वर्णकोश उसके पीछे छिपा है। अर्णव और मीरा ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। अगले सप्ताह शहर में सौभाग्य का पर्व था, जब धनंजय सेठ अपने व्यापारिक सहयोगियों के लिए एक भव्य रात्रिभोज आयोजित करता था, जिसमें पूरा शहर रोशनी से नहाया रहता था। मीरा ने उन्हें उस रात प्रवेश दिलाने का वादा किया। रात आई और स्वर्णधारा बिजली की बाढ़ में डूब गई। धनंजय के टॉवर के ऊपर लेजर लाइटें आसमान चीर रही थीं और नीचे सड़कों पर लोग उत्सव मना रहे थे। अर्णव एक साधारण वेटर के वेश में मीरा द्वारा दिए गए एक पुराने पास का उपयोग करके टॉवर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह 50वीं मंजिल पर पहुंचा, उसे एक अलग ही दुनिया मिली। यहाँ की हवा भारी और इत्र से सुगंधित थी। फर्श पर इतना कीमती ईरानी कालीन बिछा था कि उस पर चलते हुए भी संकोच हो रहा था। हर कोने में कलाकृतियां थीं, जिनमें से अधिकांश अर्णव जानता था कि सिद्ध रूप से जाली थीं, लेकिन उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि वे असली से भी अधिक भव्य लगती थीं। मीरा ने अर्णव को पुस्तकालय की ओर इशारा किया, जहां धनंजय सेठ कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ हंस रहे थे। उनकी हंसी की खनक भी सिक्कों की तरह तीखी थी। अर्णव चुपचाप पुस्तकालय में घुस गया। यहाँ लाखों किताबें थीं, लेकिन उनकी जिल्द पर धूल का एक कण भी नहीं था। अर्णव जानता था कि ये ज्ञान की प्रतीक नहीं, बल्कि गोपनीयता के आवरण थे। उसने नक्शे के अनुसार एक विशिष्ट अनुक्रम में 4 प्राचीन ग्रंथों को छुआ, समय का भटकाव, लोभ का तर्क, माया का व्याकरण और धातु की आत्मा। जैसे ही उसने आखिरी किताब को छुआ, किताबों की अलमारियां एक मध्यम यांत्रिक ध्वनि के साथ पीछे हट गईं और उनके स्थान पर एक संकीर्ण सर्पिल सीढ़ी का प्रवेश द्वार खुल गया, जो अंधेरे में नीचे जा रहा था। यह था मिथ्या स्वर्णकोश। अर्णव नीचे उतरा। यह जगह न तो ठंडी थी और न गर्म, यहाँ की हवा स्थिर थी, जैसे समय खुद यहाँ रुक गया हो। नीचे एक वृत्ताकार कक्ष था, जिसकी दीवारें अभेद्य इस्पात की बनी थीं और बीच में एक विशाल कांच का शोकेस रखा था। इस शोकेस में सिक्के नहीं थे, बल्कि केवल एक वस्तु थी, एक छोटी साधारण धातु की डिब्बी। जैसे ही अर्णव डिब्बी के पास पहुंचा, कक्ष में रोशनी हुई और धनंजय सेठ, जो कब से वहां थे, मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। आपका स्वागत है अर्णव जी, धनंजय ने कहा। मुझे पता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। आप उन अंतिम लोगों में से हैं जो मानते हैं कि सत्य का भौतिक रूप हो सकता है। अर्णव चौंक गया। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, सेठ ने धीरे से कहा। यह पूरा तहखाना, यह भव्य आयोजन, यहाँ तक कि मीरा की आपके प्रति सहानुभूति भी, सब एक जाल है। मैं आपकी उत्सुकता का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने आपको सत्य मुद्रा तक पहुँचने का भ्रम दिया। लेकिन पहले आपको मेरा सत्य जानना होगा। धनंजय ने शोकेस का ताला खोला और वह डिब्बी बाहर निकाली। क्या आपको लगता है कि सत्य मुद्रा कोई जादुई सिक्का है? नहीं, यह सिक्का मेरे परदादा ने बनवाया था, जब उन्होंने स्वर्णधारा की स्थापना की थी।
लेकिन इसका उद्देश्य सत्य को प्रकट करना नहीं, बल्कि सत्य को छिपाना था। उसने डिब्बी खोली। अंदर एक सिक्का था। वह अद्भुत रूप से सादा, तांबे जैसा और किसी भी तरह की चमक से रहित था। यह सिक्का, धनंजय ने अपनी आवाज को गहरा करते हुए कहा, वास्तव में एक मिथ्या मुद्रा है। मेरे परदादा ने एक बड़ा घोटाला किया था, बाजार में जाली सोने के सिक्के चलाए थे। जब लोगों ने संदेह करना शुरू किया तो उन्होंने यह साधारण सिक्का बनाया और यह अफवाह फैला दी कि यह सत्य मुद्रा है जो छूने वाले को शुद्ध कर देती है। उन्होंने इसे एक साधारण संत को भेंट किया और उस संत ने इस पर विश्वास कर लिया। जब लोगों ने देखा कि संत इस सत्य मुद्रा को छूते हैं तो उनका विश्वास नकली सोने के सिक्कों पर भी जम गया। सिक्का जितना साधारण था, आस्था उतनी ही बड़ी। और इस तरह एक छोटा सा झूठ एक पूरे साम्राज्य की नींव बन गया। अर्णव निस्तब्ध खड़ा था। उसका सारा शोध, उसकी वर्षों की तपस्या एक शातिर व्यापारिक चाल के सामने ध्वस्त हो गई थी। तो यह केवल एक प्रतीक है, एक धोखा। यह सत्य और मिथ्या के बीच का अंतर है। अर्णव, धनंजय ने दार्शनिक मुद्रा अपनाई। सिक्कों की खनक मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखता है कि कितने लोग उस खनक को असली मानते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर जी है। मैंने सत्य को नहीं, बल्कि विश्वास को खरीदा है। धनंजय ने अब एक दूसरी वस्तु निकाली जो उसने अपनी जेब में छिपाई हुई थी। यह एक और सिक्का था, लेकिन यह पहले वाले से बिल्कुल अलग था। यह शुद्ध सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी की गई थी, जिसके चारों ओर कीमती रत्न जड़े थे। यह है मेरा असली खजाना, धनंजय ने कहा। यह मैंने बनवाया है। यह इतना सुंदर और दोषरहित है कि यह लोगों को सत्य की आवश्यकता ही महसूस नहीं होने देगा। यदि सत्य बदसूरत है तो लोग सुंदरता को ही सत्य मान लेंगे। अर्णव ने उस क्षण महसूस किया कि उसकी लड़ाई एक धातु के टुकड़े से नहीं थी, बल्कि एक विचार से थी, उस विचार से जो स्वर्णधारा के डीएनए में समा चुका था। उसने धनंजय के मिथ्या सिक्कों के साम्राज्य को तोड़ने के लिए सत्य मुद्रा को खोजना चाहा था, लेकिन वह भूल गया था कि स्वर्णधारा ने सत्य मुद्रा के विचार को ही जाली बना दिया था। तुम जीत गए, अर्णव ने थकी हुई आवाज में कहा। नहीं अर्णव जी, धनंजय ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपने एक बात नहीं समझी। जब मैं सत्य मुद्रा की तलाश कर रहा था तो मैंने एक प्राचीन पांडुलिपि पाई जो आपके नक्शे का मूल भाग थी। उसमें एक और जानकारी थी कि इस मिथ्या मुद्रा के बनने के बावजूद दार्शनिक ने एक और तीसरी चीज बनाई थी। धनंजय ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक साधारण पत्थर की चौकी रखी थी। चौकी के नीचे एक छोटा सा, लगभग अदृश्य छिद्र था। पांडुलिपि कहती है कि दार्शनिक ने मिथ्या मुद्रा बनाकर लोगों को धोखा दिया, लेकिन अपने विवेक को शांत करने के लिए उन्होंने एक अज्ञात मुद्रा बनाई। यह सिक्का किसी धातु का नहीं था। यह शुद्ध पारदर्शी क्रिस्टल से बना था, जिस पर केवल एक मंत्र लिखा था। यह किसी खजाने में नहीं, बल्कि वहां रखा था जहां इसे कोई देख न सके। अर्णव की आंखें चमकीं। यह संभावना कि लोभ के शिखर के नीचे भी एक आशा का कण छिपा हो सकता है, उसे नई ऊर्जा दे गई। धनंजय ने चौकी को जोर से धकेला। नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला और उसमें रखी थी वह अज्ञात मुद्रा। यह वास्तव में क्रिस्टल का बना था, हवा में लगभग घुल जाता था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या कहता है? धनंजय ने व्यंग्य से पूछा। यह एक साधारण श्लोक है, अपेक्षा में सत्य नहीं, त्याग में सत्य है। यह कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक नैतिक उपदेश है। इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने इसे सदियों से यहाँ दबाए रखा है।
अर्णव ने आगे बढ़कर उस क्रिस्टल को उठाना चाहा, लेकिन धनंजय ने उसे रोक दिया। आप इसे तब तक नहीं छू सकते, सेठ ने चेतावनी दी, जब तक आप यह न समझ लें कि इस समय यह क्रिस्टल भी मेरी संपत्ति है। मैं इसे नष्ट कर सकता हूं या इसे किसी संग्रहालय को दान कर सकता हूं, जहां लोग इसे देखकर आध्यात्मिक पूंजी कमाएंगे। मेरे लिए इसकी चुप्पी भी एक व्यापार है। उसी क्षण तहखाने के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली गुल हो गई। पूरा टॉवर अंधेरे में डूब गया और जश्न का संगीत चीखों में बदल गया। मीरा। अर्णव तुरंत समझ गया। अंधेरे में धनंजय परेशान हो गया। यह क्या बकवास है? अर्णव ने स्थिति का लाभ उठाया। उसने मेज पर से मिथ्या मुद्रा और क्रिस्टल मुद्रा दोनों को उठा लिया। यह तुम्हारी व्यापार नीति नहीं है, सेठ। यह सच्चाई की पहचान है जो तुम्हारी नींद में है। वह सीढ़ियों की ओर भागा। ऊपर 50वीं मंजिल पर अराजकता थी। मीरा ने बताया कि उसने जानबूझकर उस पुराने जनरेटर को शॉर्ट सर्किट किया था जिसके बारे में धनंजय को पता नहीं था, जो टॉवर की ऊपरी मंजिलों को बिजली देता था। हमें भागना होगा, मीरा ने हांफते हुए कहा। उस सेठ की सुरक्षा टीमें नीचे आ रही हैं। अर्णव ने मीरा का हाथ पकड़ा। नहीं मीरा, हमें अब सिक्के की खनक को नहीं बल्कि सच्चाई की पहचान को बाजार तक पहुंचाना होगा। अर्णव ने मीरा के लैपटॉप पर उस प्राचीन नक्शे की तस्वीर दिखाई जो उसने तहखाने में पाई थी। नक्शे में लोभ का शिखर, टॉवर का तहखाना के नीचे एक और बारीक रेखा खींची थी जो शहर के सबसे पुराने खंड की ओर जाती थी, जहां उनका पुस्तकालय कालजयी स्थित था। उस सेठ ने अपनी इमारत प्राचीन मंदिर की नींव पर खड़ी की है, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने सिर्फ ज्ञान को नहीं बल्कि इतिहास को भी दबाया है। यदि हम यह साबित कर दें कि उसकी पूरी इमारत एक अवैध निर्माण है जो हमारी धरोहर को नष्ट करके बनाई गई है, तो उसका साम्राज्य ढह जाएगा। मीरा, जो खुद उस इमारत की डिजाइनर थी, इस रहस्य को सुनकर हिल गई। उसने याद किया कि डिजाइन चरण के दौरान कुछ ऐतिहासिक खुदाई सामग्री को रातों-रात हटा दिया गया था, जिसे उसने केवल निर्माण अपशिष्ट मान लिया था। वे जल्दी से टॉवर से बाहर निकले और शहर के अंधेरे कोनों से होते हुए पुस्तकालय की ओर भागे। पीछे धनंजय सेठ का टॉवर एक विशाल काले साये की तरह खड़ा था, जिसमें अब केवल आपातकालीन लाल बत्तियां जल रही थीं। पुस्तकालय कालजयी पहुंचकर अर्णव ने उस तीसरी मुद्रा, क्रिस्टल मुद्रा, को अपनी मेज पर रखा। उसकी पारदर्शी सतह पर चांद की रोशनी पड़ने से वह मंत्र और भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मीरा ने अपने आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स निकाले। मैंने हमेशा सोचा था कि टॉवर की नींव बहुत गहरी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह एक प्राचीन बावड़ी तक जाती है। अर्णव ने बावड़ी के पुराने नक्शे निकाले जो उसके संग्रह में दबे थे। पता चला कि टॉवर की नींव सीधे बावड़ी के केंद्रीय कुएं पर थी, जो प्राचीन काल में पवित्र माना जाता था। उस कुएं के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष था, जो केवल जलस्तर कम होने पर ही खुलता था। वह मिथ्या मुद्रा जो धनंजय ने मुझे दिखाई, अर्णव ने कहा, वह एक भटकाव था। असली सत्य मुद्रा का काम सिर्फ धन की सच्चाई बताना नहीं था, बल्कि यह भी बताना था कि मनुष्य किस कीमत पर धन कमाता है। दार्शनिक ने शायद वह सिक्का बावड़ी के नीचे इसलिए छिपाया होगा ताकि जब भी कोई लोभी व्यापारी पानी के स्रोत पर अपनी इमारत खड़ी करे, तो वह सिक्का उसके साम्राज्य को गिरा दे। अगले 2 दिनों तक, जब धनंजय सेठ अपनी सुरक्षा प्रणाली के फेल होने और लाखों के नुकसान से जूझ रहा था, अर्णव और मीरा ने गुप्त रूप से काम किया। उन्होंने शहर के सबसे पुराने इतिहासकार, जो अब संन्यास ले चुके थे, उनके पास जाकर प्राचीन बावड़ी और उस पर बने मंदिर के बारे में जानकारी जुटाई। मीरा ने स्थानीय जल प्राधिकरण से संपर्क साधा।
शहर में एक बड़ा जल संकट घोषित किया गया और प्राधिकरण ने बावड़ी का जलस्तर कम करने का निर्णय लिया ताकि मरम्मत की जा सके। यह अर्णव और मीरा के लिए अंतिम अवसर था। जब जलस्तर कम हुआ तो अर्णव और मीरा सुरक्षा गार्डों की आंखों से बचते हुए बावड़ी के संकरे रास्ते से नीचे उतरे। हवा में मिट्टी और वर्षों पुरानी नमी की तीव्र गंध थी। आखिरकार वे उस गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जो सदियों से पानी के नीचे था। अंदर कक्ष छोटा था और उसकी दीवारों पर पानी के निशान थे। बीच में एक छोटा सा पत्थर का आसन था। उस आसन पर कोई सिक्का नहीं था, केवल एक अत्यंत महीन धातु का पत्र रखा था। यह तीसरा अंतिम प्रमाण था। अर्णव ने कांपते हाथों से वह धातु पत्र उठाया। उस पर लिखावट इतनी बारीक थी कि उसे पढ़ने के लिए उसे अपने लेंस की आवश्यकता पड़ी। यह एक विस्तृत वसीयतनामा था जो उस दार्शनिक ने अपने वंशजों के लिए छोड़ा था। दार्शनिक ने लिखा था, यह सिक्का नहीं, मेरा विवेक है। मैंने लोभियों को संतुष्ट करने के लिए जाली सिक्के बनाए ताकि वे अपनी मूर्खता में व्यस्त रहें। लेकिन जो सच्चे साधक हैं वे इस जगह तक पहुंचेंगे। यह धातु पत्र स्वर्णधारा के पहले सेठ धनंजय के पूर्वज द्वारा किए गए प्रत्येक पाप का लेखा जोखा है। कैसे उसने गरीबों की जमीन छीनी, कैसे उसने पानी के स्रोत को दूषित किया और कैसे उसने सत्य को बेचने के लिए एक मिथ्या मुद्रा का निर्माण किया। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि धनंजय के पूर्वज ने बावड़ी के ऊपर मंदिर तोड़कर अपना पहला व्यापारिक कार्यालय बनाया था। अर्णव ने महसूस किया कि सत्य मुद्रा केवल एक सिक्का नहीं थी, यह वह दस्तावेज था जो सिक्कों की खनक के पीछे छिपी हुई सच्चाई को हमेशा के लिए रिकॉर्ड करता था। यह पहचान धातु में नहीं बल्कि स्याही में थी। बाहर निकलते ही अर्णव को पता चला कि धनंजय सेठ ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। सेठ अपनी महंगी कार के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर अब जीत का नहीं बल्कि घातक क्रोध का भाव था। तुमने मेरे निजी क्षेत्र में घुसपैठ की, धनंजय ने अपनी सुरक्षा को आदेश देते हुए कहा। तुम्हारी यह मूर्खता तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कीमत? अर्णव ने हंसते हुए कहा। तुम कीमत की ही बात करोगे। यह पत्र, सेठ जी, तुम्हारे साम्राज्य की कीमत है। यह बताता है कि तुम्हारा पहला सिक्का चोरी का था, तुम्हारी पहली इमारत धोखाधड़ी पर खड़ी थी। भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया भी पहुंच चुका था क्योंकि जल संकट और सेठ के टॉवर में बिजली गुल होने की घटना ने पहले ही पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। मीरा आगे बढ़ी। यह सच है सर। मैंने डिजाइन में कुछ विसंगतियां देखी थीं, लेकिन सेठ जी ने उन्हें दबा दिया। यह टॉवर अवैध रूप से बनी नींव पर खड़ा है। धनंजय का नियंत्रण पहली बार डगमगाया। वह जानता था कि वित्तीय धोखाधड़ी को दबाया जा सकता है, लेकिन यदि जनता को पता चला कि उसका प्रतीक, उसकी सबसे ऊंची इमारत प्राचीन विरासत को नष्ट करके बनाई गई है, तो स्वर्णधारा की जनता, जो अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ी थी, उसे माफ नहीं करेगी। यह सब बकवास है, धनंजय चिल्लाया। यह जाली दस्तावेज है। तुम लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अर्णव ने शांत स्वर में कहा, यदि यह जाली है तो तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हें वह क्रिस्टल मुद्रा दिखाता हूं जो तुमने तहखाने में छिपाई थी। अपेक्षा में सत्य नहीं, त्याग में सत्य है। यदि तुम अपने पूर्वज के पापों का त्याग कर दोगे तो शायद स्वर्णधारा को एक नई शुरुआत मिलेगी। उसने क्रिस्टल मुद्रा बाहर निकाली। भीड़ ने उस पारदर्शी चमकते हुए पत्थर को देखा। उस पर अंकित मंत्र साफ दिख रहा था। लेकिन धनंजय सेठ, जो अब भी अपने व्यापारिक तर्कों से चिपका हुआ था, ने उस पत्थर को हथियाने की कोशिश की। हाथापाई में क्रिस्टल मुद्रा अर्णव के हाथ से फिसली और जमीन पर गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। भीड़ से एक सामूहिक आह निकली। देखा, धनंजय चिल्लाया।
यह कितना कमजोर था। सत्य को हमेशा तोड़ा जा सकता है। अर्णव चुपचाप खड़ा रहा, बिखर चुके क्रिस्टल को देख रहा था। उसे क्षण भर के लिए निराशा हुई, लेकिन फिर उसने धनंजय की ओर देखा। नहीं सेठ जी, अर्णव ने दृढ़ता से कहा, तुम गलत हो। यह क्रिस्टल केवल एक प्रतीक था। सच्चाई का त्याग नहीं किया जा सकता। अब जब यह टूट गया है तो इसके टुकड़े स्वर्णधारा के हर कोने में बिखर गए हैं। हर नागरिक को पता चल जाएगा कि सत्य की खनक किसी धातु में नहीं होती, बल्कि अंतरात्मा में होती है। तुमने जो सत्य छिपाया था वह अब सार्वजनिक हो गया है। मीरा ने वह धातु पत्र मीडिया के कैमरों के सामने रखा। इतिहासकारों ने तुरंत उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की, क्योंकि उसमें वर्णित घटनाएं शहर के पुराने अभिलेखों से मेल खाती थीं। अगले कुछ सप्ताह स्वर्णधारा के लिए भूकंप जैसे थे। धनंजय सेठ का साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। जांच शुरू हुई। केवल वित्तीय घोटाले नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने का आरोप उस पर लगा, जिसने उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। उसका लोभ का शिखर, वह विशाल टॉवर, सीलिंग की प्रक्रिया में आ गया, क्योंकि उसकी नींव भी अवैध घोषित हो चुकी थी। अर्णव ने अपना पुस्तकालय नहीं बेचा। वह अब पहले से अधिक लोगों से भरा रहता था। लोग अब केवल इतिहास जानने नहीं आते थे, बल्कि सच्चाई की पहचान करने आते थे। एक शाम जब अर्णव पुस्तकालय में बैठा था, मीरा आई। वह थकी हुई पर संतुष्ट दिख रही थी। उसने धनंजय की कंपनी छोड़ दी थी और अब एक नए एनजीओ के साथ काम कर रही थी, जो शहर की प्राचीन संरचनाओं को बचाने का प्रयास कर रहा था। सत्यमुद्रा का क्या हुआ? मीरा ने पूछा। अर्णव ने मुस्कुराते हुए अपनी मेज की दराज खोली। अंदर दो चीजें थीं, वह जाली, साधारण तांबे की मिथ्या मुद्रा जिसे धनंजय ने सत्यमुद्रा बताया था, और वह अंतिम धातु पत्र जिस पर दार्शनिक की वसीयत थी। मिथ्या मुद्रा यहीं रहेगी, अर्णव ने कहा, ताकि हम हमेशा याद रखें कि दिखावा कितना विश्वसनीय हो सकता है। और यह पत्र, यह हमारा असली खजाना है। सच्चाई भौतिक रूप में नहीं, बल्कि प्रमाण और चेतना में निवास करती है। और क्रिस्टल मुद्रा? मीरा ने पूछा। वह तो टूट गई, अर्णव ने कहा। लेकिन उसका मंत्र नहीं टूटा। अपेक्षा में सत्य नहीं, त्याग में सत्य है। अब स्वर्णधारा के लोग धीरे धीरे इस मंत्र को जी रहे हैं। धनंजय ने जो कुछ भी सोने से ढका था, वह अब उघड़ रहा है। अर्णव ने खिड़की से बाहर देखा। स्वर्णधारा अभी भी चमक रही थी, लेकिन अब उस चमक में एक सतर्कता थी, एक सवाल था। लोग अब हर सिक्के की खनक को संदेह की निगाह से देखते थे। सत्यमुद्रा की तलाश खत्म हो चुकी थी। वह सिक्का केवल एक भौतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी जिसने अर्णव और स्वर्णधारा दोनों को लोभ के मायाजाल से बाहर निकाला। सच्चाई की पहचान किसी जादुई धातु में नहीं थी, बल्कि उस साहस में थी जो लोभ के शिखर पर खड़े होकर उस मिथ्या खनक को नकार सके। अर्णव जानता था कि अब भी लाखों जाली सिक्के बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन अब हर नागरिक के पास अपनी निजी सत्यमुद्रा थी, उनका विवेक। और यह विवेक ही वह नई खनक थी जो आने वाले युग में स्वर्णधारा के भविष्य को परिभाषित करने वाली थी। उस रात अर्णव ने अपनी मेज पर पड़े धातु पत्र को छुआ। वह धातु ठंडी थी, लेकिन उस पर अंकित शब्द अग्नि के समान जल रहे थे। वह समझ गया था कि दुनिया में सबसे महंगी वस्तु वह नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बल्कि वह है जिसे बेचने से इनकार कर दिया जाए। और यही वह अंतिम सत्य था जिसे स्वर्णधारा ने सिक्कों की खनक के शोर में वर्षों से दबा रखा था। उसने दरवाजा बंद किया और पुस्तकालय की चिरपरिचित शांतिपूर्ण चुप्पी में अर्णव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अंततः उस महान दार्शनिक के साथ मिल गई थी जिसने यह जटिल पहेली रची थी।
वह अकेला नहीं था। वह युगों से चली आ रही सच्चाई के संरक्षक थे और उनकी विरासत अब धूल भरे पन्नों से निकलकर स्वर्णधारा के हृदय में स्थापित हो चुकी थी, जहां वह अनंतकाल तक सिक्कों की किसी भी खनक से ज्यादा जोर से गूंजती रहेगी। हकीम फिरोज मुस्कुराए। जी वजीर आजम, यह एक साहित्यिक वाक्यांश है जो प्राचीन फारसी ग्रंथों में मिलता है। कई विद्वान इसका प्रयोग करते हैं। क्या यह मुझे एक राजद्रोही बनाता है? बीरबल जानते थे कि फिरोज आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने फौरन शाही दस्तखत की नकल करने वाले को खोजने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि दस्तखत की नकल इतनी बारीकी से की गई थी कि उसे केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था, दरबार का सबसे निपुण नक्काश नवाब इकबाल। जब नवाब इकबाल को पकड़ा गया तो उसने बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लिया कि उसने दस्तखत नकल किए थे। किसके कहने पर? बीरबल ने पूछा। इकबाल ने थरथराते हुए एक नाम लिया, मीना बाजार की एक नर्तकी जीनत के कहने पर। शाही मुहर कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे केवल यह कागज तैयार करने को कहा गया था। जीनत को खोजा गया, लेकिन मीना बाजार की गलियों में वह हवा की तरह गायब हो चुकी थी। बीरबल ने महसूस किया कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहे हैं जहां हर सुराग एक मृत सिरे डेड एंड पर ले जाता है। कोई नक्काश, कोई नर्तकी, कोई हकीम, इन सब की डोर किसी और ही हाथ में थी। यह साफ था, जिसने भी यह साजिश रची थी वह बीरबल के हर कदम का अनुमान लगा सकता था। वह व्यक्ति शाही परिषद का हिस्सा था जो जानता था कि बीरबल कहाँ और कैसे सोचेंगे। अध्याय 4 अविश्वास का बीज। अकबर बेचैन थे। अंबर के राजा मान सिंह ने फरमान को मानने से इनकार कर दिया था और अब उन्होंने जवाबी सैन्य तैयारी शुरू कर दी थी। साम्राज्य गृहयुद्ध के कगार पर था। बीरबल, अकबर ने गुस्से से कहा, 4 दिन हो गए और तुम केवल छोटे मोहरों को पकड़ रहे हो। असली मास्टरमाइंड कौन है? जहांपनाह, बीरबल ने गंभीर मुद्रा में कहा, असली मास्टरमाइंड सबूतों को इस तरह से बुनता है कि वे किसी निर्दोष व्यक्ति पर जा गिरें, जबकि वह खुद संदेह के दायरे से बाहर रहे। बीरबल ने तहकीकात का रुख बदला। उन्होंने जोर दिया कि मुहर की चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उसे केवल स्थानांतरित किया गया था। तहखाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद्य थी कि बिना खुफिया कुंजी के उसे खोलना असंभव था। यह खुफिया कुंजी सल्तनत के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास रहती थी, बादशाह, वजीर आजम, बीरबल और मीरे साजिश, गुप्त मामलों का प्रमुख। मीरे साजिश, जिसका नाम सलामुद्दीन था, एक अति सतर्क लेकिन अत्यंत ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वह लंबे समय से बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर पर उनकी पकड़ से जलता था। जब तीनों अधिकारियों की चाबियां जांच के लिए मंगाई गईं, तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। बीरबल की चाबी पर अत्यंत सूक्ष्म रूप से एक खरोंच थी जो दर्शाती थी कि हाल ही में उसकी प्रतिकृति डुप्लीकेट बनाने का प्रयास किया गया था। बीरबल सन्न रह गए। हालांकि यह खरोंच इतनी छोटी थी कि बिना विशेष आवर्धक लेंस के नहीं दिखती, लेकिन यह शारीरिक प्रमाण, फिजिकल एविडेंस था जो उनकी ओर इशारा कर रहा था। सलामुद्दीन ने तुरंत स्थिति का लाभ उठाया। जहांपनाह, यह स्पष्ट है। बीरबल ने ही चाबी की नकल बनाने की कोशिश की होगी। उन्होंने ही मुहर तक पहुंच बनाई और अब वह हमें भटका रहे हैं। अकबर ने दर्द भरी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, क्या यह सच है? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि यह खरोंच जानबूझकर लगाई गई थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की चाल थी जो न केवल चाबी तक पहुंच सकता था, बल्कि जानता था कि न्यायिक जांच किस तरह होगी। जहांपनाह, बीरबल ने आवाज ऊंची करके कहा,
यह खरोंच एक झूठ है, और यह झूठ मुझे नहीं बल्कि न्याय की प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करता है। जिसने यह चाल चली है वह जानता है कि मेरे खिलाफ संदेह पैदा करना ही उसकी जीत है। अध्याय 5 बीरबल का अंतिम दांव। बीरबल जानते थे कि अगर वह सामान्य तरीके से सफाई देंगे तो यह केवल संदेह को और पुष्ट करेगा। शाही दरबार में अब हर कोई उन्हें ईर्ष्या की नरों से देख रहा था। अगर वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते तो मास्टरमाइंड और सतर्क हो जाता और सभी सबूत नष्ट कर देता। एकमात्र तरीका था मास्टरमाइंड को यह विश्वास दिलाना कि वह जीत गया है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि ये प्रमाण मेरे विरुद्ध हैं, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी न्याय के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, मैं एक अप्रत्याशित मांग करता हूं। पूरा दरबार थम गया। मैं मांग करता हूं, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, कि मुझे ही इस चोरी और राजद्रोह के मामले में मुख्य संदिग्ध घोषित किया जाए। मुझे गिरफ्तार किया जाए और मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। सलामुद्दीन की आंखें चमक उठीं। हकीम फिरोज ने अपनी मुस्कान छिपाई। यह उनके लिए अप्रत्याशित जीत थी। अकबर का गला सूख गया। तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हो? हाँ जहांपनाह, क्योंकि केवल एक संदिग्ध के रूप में ही मैं उस व्यक्ति को पकड़ सकता हूं जिसने यह जाल बुना है। जब मैं कटघरे में खड़ा हूंगा तो वह मास्टरमाइंड निश्चिंत होकर अपनी चालें चलेगा, यह सोचकर कि उसने न्याय के सबसे बड़े रक्षक को ही गिरा दिया है। और तभी उस आत्मविश्वास की गलती में वह एक ऐसी चूक करेगा जो उसे बेनकाब कर देगी। बीरबल ने झुककर कहा, मुझे स्वयं को कटघरे में खड़ा करने की अनुमति दें, ताकि मैं न्याय की कसौटी पर खुद को और न्याय की प्रक्रिया को परख सकूं। अकबर, जो बीरबल की अदम्य बुद्धि से परिचित थे, जानते थे कि यह पागलपन नहीं बल्कि एक अंतिम भयावह दांव था। यदि बीरबल हार गए तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। यदि वह सफल हुए तो न्याय की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। अकबर ने भारी मन से सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम ही पहले वजीर होगे जो अपने ही न्याय के कटघरे में खड़ा होगा। अगर तुम निर्दोष हो तो साबित करो। अगर तुम दोषी पाए गए तो मेरा प्यार भी तुम्हें कानून से नहीं बचाएगा। अध्याय 6 कटघरे का गठन। अगले ही दिन बीरबल को औपचारिक रूप से शाही कारागार के एक विशेष कक्ष में रखा गया। यह कमरा विलासितापूर्ण था, पर इसकी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थीं। अकबर ने एक विशेष न्यायिक परिषद का गठन किया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे एक न्यायाधीश मुगल, मुख्य न्यायाधीश काजी रहमतुल्लाह, एक अत्यंत कठोर और नियमनिष्ठ व्यक्ति, 2 अभियोजन पक्ष का वकील प्रोसिक्यूटर मुल्ला दो प्याजा, जो इस भूमिका के लिए अनिच्छुक थे लेकिन अकबर के दबाव में आए, 3 गुप्तचर एवं सलाहकार सलामुद्दीन। कटघरे को दीवाने खास के बीचों बीच स्थापित किया गया। मुकदमे के पहले दिन जब बीरबल को कटघरे में लाया गया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने साधारण दरबारी वस्त्र पहने थे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक दर्शा रही थी कि वह मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार थे। न्यायाधीश रहमतुल्लाह ने कार्यवाही शुरू की। बीरबल, तुम्हारे विरुद्ध शाही मुहर की चोरी और राजद्रोह का आरोप है। क्या तुम अपना दोष स्वीकार करते हो? बीरबल ने सीधे न्यायाधीश की आंखों में देखा। नहीं, मैं दोष स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि परिस्थितिजन्य प्रमाण मेरे विरुद्ध हैं। मेरा दोष यह नहीं है कि मैंने चोरी की, मेरा दोष यह है कि मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया जिसने यह चोरी करवाई। मुल्ला दो प्याजा ने पहला वार किया।
उन्होंने चाबी पर लगी खरोंच और तहखाने की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि केवल अंदरूनी व्यक्ति ही यह काम कर सकता था। सलामुद्दीन ने गवाही दी। बीरबल हमेशा से बादशाह के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें हर गुप्त जानकारी तक पहुंच थी। उन्हें पता था कि इस मुहर का इस्तेमाल करके वह सबसे बड़ा संकट पैदा कर सकते थे। बीरबल का उद्देश्य खुद को निर्दोष साबित करना नहीं था, उनका उद्देश्य था अभियुक्त को बेचैन करना। जब उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाया गया तो उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा। बीरबल, सलामुद्दीन, तुमने अपनी गवाही में कहा कि मैं राजनैतिक संकट पैदा करना चाहता था। क्या तुम बता सकते हो कि अगर मैंने मुहर चुराई तो मैंने अंबर के खिलाफ फरमान क्यों जारी किया, जबकि मैं जानता हूं कि मान सिंह बादशाह के